चैप्टर 17 मेरीन धीरे धीरे उस पेड़ की ओर लौटी जिसमें उसने अपनी स्कर्ट, अपने जूते और मोजे छोड़े थे। वो खुशी से गा रही थी, लेकिन जब वो पेड़ के नज़दीक पहुंची तो उसका गाना अचानक बंद हो गया, क्योंकि वहां खुशी से मौज मस्ती करते हुए और उसके सामान को खींचते हुए कई बबून थे। जब उन्होंने उसे देखा तो उनमें डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने अपने नुकीले दांत दिखाए और उस पर गुर्राने लगे। एक अकेली मादा तारमंगनी में डरने की क्या बात थी? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जंगल के बाहर खुले मैदान में शिकारी दिन भर के खेल से लौट रहे थे। वे दूर दूर तक फैले हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे मैदान के पार घर की ओर जाने वाले एक भटकते हुए शेर को पाल सकें। माननीय मॉरिसन बेन्स जंगल के सबसे करीब पहुंचे। जैसे ही उनकी नज़रें लहराती झाड़ियों से भरी जमीन पर इधर उधर घूमी, उनकी नज़र घने जंगल के पास एक प्राणी पर पड़ी, जहां वह अचानक मैदान के किनारे पर जाकर रुक गया। उसने अपनी खोज की दिशा में अपने घोड़े की लगाम कसी। वह अभी भी इतनी दूर था कि उसकी अप्रशिक्षित आंखें उसे पहचान नहीं पाईं, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, उसने देखा कि यह एक घोड़ा था और अपने रास्ते की मूल दिशा को फिर से शुरू करने वाला था जब उसे लगा कि उसने जानवर की पीठ पर एक काठी देखी है। वह थोड़ा और करीब गया। हाँ, जानवर पर काठी लगी हुई थी। माननीय मॉरिसन और भी करीब आ गए, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी आंखों में प्रत्याशा की एक सुखद भावना प्रकट हुई, क्योंकि उन्होंने अब टट्टू को मेरीन के विशेष पसंदीदा के रूप में पहचान लिया था। वह जानवर के पास सरपट दौड़ा। मेरीन जंगल के भीतर ही होगी। जंगल में अकेली असुरक्षित लड़की के बारे में सोचकर वह आदमी थोड़ा कांप उठा, जो अभी भी उसके लिए आतंक का एक भयावह स्थान था और चुपके से मौत का पीछा कर रहा था। वह घोड़े से उतरा और अपनी घोड़ी मेरीन के पास छोड़ दी। पैदल ही वह जंगल में घुस गया। वह जानता था कि वह शायद काफी सुरक्षित है और वह अचानक उसके पास आकर उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। वह जंगल में कुछ ही दूर गया था कि उसने पास के एक पेड़ में बहुत बड़बड़ाहट सुनी। करीब आकर उसने देखा कि बबूनों का एक समूह किसी चीज पर गुर्रा रहा था। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि उनमें से एक ने एक महिला की सवारी की स्कर्ट पकड़ी हुई थी और अन्य ने जूते और मोजे पहने हुए थे। उसका दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि उसने स्वाभाविक रूप से दृश्य पर सबसे भयानक व्याख्या की। बबूनों ने मेरीन को मार डाला था और उसके शरीर से यह कपड़ा उतार दिया था। मॉरिसन कांप उठा। वो इस उम्मीद में जोर से पुकारने ही वाला था कि आखिर लड़की अभी भी जीवित है। तभी उसने उसे एक पेड़ के पास देखा, जो बबूनों के कब्जे में था, और अब उसने देखा कि वे उस पर गुर्रा रहे थे और बड़बड़ा रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने लड़की को बंदर की तरह विशाल जानवरों के नीचे पेड़ पर झूलते हुए देखा। उसने उसे सबसे नज़दीकी बबून से कुछ फीट की दूरी पर एक शाखा पर रुकते हुए देखा। वह अपनी राइफल उठाने वाला था और उस भयानक प्राणी को गोली मारने वाला था जो उस पर कूदने वाला था। तभी उसने लड़की को बोलते हुए सुना। उसने आश्चर्य से अपनी राइफल लगभग गिरा दी, क्योंकि बंदरों की तरह ही एक अजीब सी बड़बड़ाहट मेरीन के होठों से निकली। बबूनों ने गुर्राना बंद कर दिया और उनकी बातें सुनने लगे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वे माननीय मॉरिसन बेन्स की तरह ही आश्चर्यचकित थे। धीरे धीरे और एक एक करके वे लड़की के पास पहुंचे। उसने उनसे डरने का जरा भी संकेत नहीं दिया। उन्होंने उसे अब पूरी तरह से घेर लिया था, इसलिए बेन्स लड़की की जान को जोखिम में डाले बिना गोली नहीं चला सकता था, लेकिन अब वह गोली चलाना नहीं चाहता था। वह जिज्ञासा से ग्रस्त था। कई मिनट तक लड़की बबूनों से बातचीत करती रही, और फिर तत्परता से उसके कपड़ों का हर सामान जो उनके पास था, उसे सौंप दिया गया। जब उसने उन्हें पहना, तब भी बबून उत्सुकता से उसके चारों ओर जमा हो गए। वे उससे बातें कर रहे थे और वह भी जवाब में बातें कर रही थी। माननीय मॉरिसन बेन्स एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने पसीने से तर माथे को पोंछने लगे। फिर वे उठे और अपने घोड़े की ओर वापस चले गए। जब कुछ मिनट बाद मेरीन जंगल से बाहर आई तो उसने उसे वहां पाया, और उसने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जिसमें आश्चर्य और एक प्रकार का भय दोनों थे। मैंने आपका घोड़ा यहाँ देखा, उन्होंने समझाया, और सोचा कि मैं इंतजार करूंगा और आपके साथ घर चलूंगा। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है?
बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। ये बहुत बढ़िया होगा। जैसे जैसे वे मैदान में आगे बढ़ते गए, माननीय मॉरिसन ने खुद को कई बार लड़की की नियमित प्रोफाइल को देखते हुए पाया और सोचा कि क्या उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया है या उसने वास्तव में इस सुंदर प्राणी को विचित्र बबून के साथ संभोग करते और उनके साथ उतनी ही धाराप्रवाह बातचीत करते देखा था जितनी वह उससे बात करती थी। ये चीज अनोखी थी, असंभव, फिर भी उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। और जब वह उसे देख रहा था तो एक और विचार उसके दिमाग में लगातार घुस रहा था। वो बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक थी, लेकिन वो उसके बारे में क्या जानता था? क्या वह पूरी तरह से असंभव नहीं थी? क्या वह दृश्य जो उसने अभी देखा था उसकी असंभवता का पर्याप्त सबूत नहीं था? एक महिला जो पेड़ों पर चढ़ती थी और जंगल के बबूनों से बात करती थी। ये बहुत भयानक था। माननीय मॉरिसन ने फिर से अपना माथा पोंछा। मेरीन ने उनकी ओर देखा। तुम गर्म हो, उसने कहा। अब जब सूरज ढल रहा है तो मुझे काफी ठंड लग रही है। अब तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? वो उसे यह बताना नहीं चाहता था कि उसने उसे बबूनों के साथ देखा था, लेकिन अचानक, इससे पहले कि वो समझ पाता कि वो क्या कह रहा है, उसने यह बात कह दी। मैं भावनाओं से पसीना बहा रहा हूँ, उसने कहा। जब मैंने तुम्हारा टट्टू देखा तो मैं जंगल में गया था। मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था, लेकिन मैं ही आश्चर्यचकित था। मैंने तुम्हें पेड़ों पर बबूनों के साथ देखा। हाँ, उसने बिल्कुल भावशून्य भाव से कहा, जैसे ये कोई छोटी सी बात हो कि एक युवा लड़की जंगली जानवरों के साथ अंतरंग संबंध में हो। माननीय मॉरिसन ने कहा, ये भयानक था। भयानक, मेरीन ने हैरानी से भौहें सिकोड़ते हुए दोहराया। इसमें भयानक क्या था? वे मेरे दोस्त हैं। क्या अपने दोस्तों से बात करना भयानक होता है? तो फिर आप वाकई उनसे बात कर रहे थे? माननीय मॉरिसन ने चिल्लाते हुए कहा। आपने उन्हें समझा और उन्होंने आपको समझा। निश्चित रूप से, लेकिन वे घिनौने जीव हैं, निम्न श्रेणी के पतित जानवर। तुम जानवरों की भाषा कैसे बोल सकते हो? वे घिनौने नहीं हैं और वे पतित भी नहीं हैं, मेरीन ने जवाब दिया। दोस्त कभी ऐसे नहीं होते। बवाना द्वारा मुझे ढूंढने और यहाँ लाने से पहले मैं सालों तक उनके बीच रहा था। मैं मंगनी के अलावा शायद ही कोई और भाषा जानता था। क्या मुझे अब उन्हें जानने से मना कर देना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मैं अभी इंसानों के बीच रहता हूँ? फिलहाल के लिए, माननीय मॉरिसन ने कहा। आपका मतलब यह नहीं है कि आप उनके बीच रहने के लिए वापस लौटने की उम्मीद करते हैं? आओ आओ, हम क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं? यह विचार ही। आप मुझे धोखा दे रही हैं, मिस मेरीन। आप यहाँ इन बबूनों के प्रति दयालु रही हैं और वे आपको जानते हैं और आपको परेशान नहीं करते हैं, लेकिन ये कि आप एक बार उनके बीच रहती थी, नहीं, ये हास्यास्पद है। लेकिन मैंने ऐसा किया, लड़की ने जोर देकर कहा, ये देखते हुए कि इस तरह के विचार की उपस्थिति में आदमी को कितना डर लग रहा था, उसकी आवाज़ और तरीके से झलक रहा था, और उसे और भी अधिक परेशान करने में मज़ा आ रहा था। हाँ, मैं लगभग नग्न, बड़े वानरों और छोटे वानरों के बीच रहती थी। मैं पेड़ों की शाखाओं के बीच रहती थी। मैं छोटे शिकार पर झपटती थी और उसे खा जाती थी कच्चा। कोराक और आहट के साथ मैंने मृग और सुआ का शिकार किया, और मैं एक पेड़ की टहनी पर बैठ गई और नुमा शेर को देखकर मुंह बनाया और उस पर लाठियां फेंकी और उसे तब तक परेशान किया जब तक कि वह अपने क्रोध में इतनी भयानक दहाड़ नहीं लगा कि धरती हिल गई। और कोराक ने मेरे लिए एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं के बीच एक खो बनाई। वह मेरे लिए फल और मांस लाया। वह मेरे लिए लड़ा और मेरे प्रति दयालु था जब तक मैं बवाना नहीं आया, और मेरे प्यारे, मुझे याद नहीं है कि कोराक के अलावा कोई भी मेरे प्रति कभी दयालु था। अब लड़की की आवाज़ में एक उदास स्वर था और वह भूल गई थी कि वो माननीय मॉरिसन का मजाक उड़ा रही थी। वह कोराक के बारे में सोच रही थी। उसने हाल ही में उसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा था। कुछ समय के लिए दोनों चुपचाप अपने विचारों में खोए रहे और अपने मेजबान के बंगले की ओर बढ़ गए। लड़की एक देवता जैसी आकृति के बारे में सोच रही थी। एक तेंदुए की खाल ने उसकी चिकनी, भूरी खाल को आधा छुपा रखा था जब वह एक सफल शिकार से लौटते समय पेड़ों के बीच से फुर्ती से छलांग लगाकर उसके सामने भोजन की पेशकश कर रहा था।
उसके पीछे झबरा और शक्तिशाली एक विशाल मानवरूपी बंदर झूल रहा था, जबकि वह मेरीम हंसते हुए और उसका स्वागत करते हुए अपने जंगली बावर के प्रवेश द्वार से पहले एक झूलते हुए अंग पर झूल रही थी। यह एक सुंदर तस्वीर थी जैसा कि उसने इसे याद किया। दूसरी तरफ शायद ही कभी उसकी याददाश्त पर असर करती थी लंबी काली रातें, ठंडी भयानक जंगल की रातें, बरसात के मौसम की ठंड और नमी और बेचैनी, जंगली मांसाहारी जानवरों की घिनौनी बातें जब वे नीचे स्टाइजियन अंधेरे में घूमते थे, शीता, पेंथर और हिस्ता, सांप का लगातार खतरा, डंक मारने वाले कीड़े, घिनौने कीड़े। क्योंकि सच में इन सब का महत्व धूप के दिनों की खुशी, इस सब की आज़ादी और सबसे बढ़कर कोराक की संगति से ज्यादा था। आदमी के विचार उलझे हुए थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उस लड़की से प्यार करने के बहुत करीब आ गया था जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था, जब तक कि उसने स्वेच्छा से अपने अतीत का एक हिस्सा उसे नहीं बताया था। जितना अधिक वह इस मामले पर सोचता था उतना ही यह उसके लिए स्पष्ट होता जाता था कि उसने उसे अपना प्यार दे दिया था, कि वह उसे अपना सम्मानजनक नाम देने के कगार पर था। वह अपने भागने की संकीर्णता से थोड़ा कांप उठा। फिर भी वह अभी भी उससे प्यार करता था। माननीय मॉरिसन बेन्स और उनके जैसे लोगों के नैतिकता के अनुसार इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। वह उससे भी अधिक नीच थी। वह उससे शादी नहीं कर सकता था, जैसे वह उसके बबून दोस्तों में से किसी से शादी नहीं कर सकता था, और न ही वह निश्चित रूप से उससे इस तरह के प्रस्ताव की उम्मीद करती। उसका प्यार पाना उसके लिए पर्याप्त सम्मान होगा। अपना नाम वह स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के उच्च सामाजिक क्षेत्र में किसी को देगा। एक लड़की जिसने वानरों के साथ संबंध बनाए हों, जो खुद अपने अनुसार उनके बीच लगभग नग्न अवस्था में रही हो, उसे सद्गुणों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं हो सकती। तो फिर वो उसे जो प्यार देगा वो उसे अपमानित करने के बजाय संभवतः उसकी सभी इच्छाओं या अपेक्षाओं को पूरा करेगा। माननीय मॉरिसन बेन्स ने इस विषय पर जितना अधिक सोचा, उतना ही उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वे एक बहुत ही वीरतापूर्ण और निस्वार्थ कार्य करने जा रहे हैं। यूरोपीय लोग अमेरिकियों की तुलना में उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझेंगे, जो गरीब, अज्ञानी प्रांतीय हैं, जिन्हें जाति की सच्ची समझ और इस तथ्य से वंचित किया जाता है कि राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। उन्हें इस बात पर बहस करने की भी जरूरत नहीं थी कि वो लंदन के अपार्टमेंट की विलासिता के बीच बहुत खुश होगी, क्योंकि वह उसके प्यार और उसके बैंक खाते दोनों से मजबूत होगी, बजाय इसके कि वह अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति से वैधानिक रूप से विवाह करे। हालांकि एक सवाल था जिसका वह निश्चित रूप से उत्तर देना चाहता था, इससे पहले कि वह खुद को उस कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध करे जिस पर वह विचार कर रहा था। उन्होंने पूछा, कोरक और आहट कौन थे? आहट एक मंगनी थी, मैरियम ने उत्तर दिया, और कोरक एक तरमंगनी। और कृपया बताइए, मंगनी और तरमांगनी क्या हो सकते हैं? लड़की हंस पड़ी। तुम एक तारमंगनी हो, उसने जवाब दिया। मंगनी बालों से ढकी होती है, तुम उन्हें बंदर कहोगे। तो फिर कोराक एक श्वेत व्यक्ति था? उसने पूछा। हाँ, और वह था तुम्हारा। वह रुक गया, क्योंकि उसे उस प्रश्न को जारी रखना मुश्किल लग रहा था, जबकि लड़की की स्पष्ट, सुंदर आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थीं। मेरा क्या? मेरीन ने जोर देकर कहा। अपनी मासूमियत में वह यह अनुमान लगाने में असमर्थ थी कि माननीय मॉरिसन क्या कहना चाह रहे थे। क्यों? तुम्हारा भाई? वह लड़खड़ाते हुए बोला। नहीं, कोराक मेरा भाई नहीं था, उसने जवाब दिया। तो क्या वह आपके पति थे? अंततः उन्होंने पूछा। मेरीन को बुरा लगने की बजाय वह खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरे पति? वह चिल्लाए। क्यों? तुम मुझे कितनी उम्र का समझते हो? मैं पति के लिए बहुत छोटी हूँ। मैंने कभी इस तरह की बात नहीं सोची थी। कोरक था। क्यों? और अब वो भी झिझक रही थी, क्योंकि उसने पहले कभी अपने और कोरक के बीच मौजूद रिश्ते का विश्लेषण करने की कोशिश नहीं की थी। क्यों? कोरक तो बस कोरक था। और फिर से वो खिलखिलाकर हंस पड़ी जब उसे अपने वर्णन की रोशनी भरी गुणवत्ता का एहसास हुआ। उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर उसके बगल में खड़ा आदमी यह विश्वास नहीं कर सका कि लड़की के स्वभाव में किसी भी प्रकार या स्तर की भ्रष्टता प्रवेश कर चुकी है।
फिर भी वो ये विश्वास करना चाहता था कि वह सदाचारी नहीं है, क्योंकि अन्यथा उसका कार्य उतना आसान नहीं था। माननीय मॉरिसन पूरी तरह से विवेकहीन नहीं थे। कई दिनों तक माननीय मॉरिसन अपनी योजना को पूरा करने की दिशा में कोई सराहनीय प्रगति नहीं कर पाए। कभी कभी तो उन्होंने इसे लगभग छोड़ ही दिया, क्योंकि उन्हें बार बार आश्चर्य होता था कि अगर वह खुद को उससे और अधिक प्यार करने की अनुमति देते हैं तो मरियम से शादी का सच्चा प्रस्ताव देने के लिए उन्हें कितना हल्का उकसावा चाहिए होगा, और उसे रोजाना देखना और उससे प्यार न करना मुश्किल था। उसके बारे में एक ऐसा गुण था जो माननीय मॉरिसन को बिल्कुल भी पता नहीं था, जो उनके काम को बेहद मुश्किल बना रहा था। ये जन्मजात अच्छाई और पवित्रता का वह गुण था जो एक अच्छी लड़की की सबसे मजबूत सुरक्षा है, एक अभेद्य बाधा जिसे केवल पतितता ही हरा सकती है। माननीय मॉरिसन बेन्स को कभी भी पतित नहीं माना जाएगा। एक शाम जब बाकी लोग सो गए थे, तब वह मरियम के साथ बरामदे में बैठा था। इससे पहले वे टेनिस खेल रहे थे, एक ऐसा खेल जिसमें माननीय मॉरिसन ने खूब बाजी मारी, जैसा कि सच में वह ज्यादातर मर्दाना खेलों में करते थे। वह मरियम को लंदन और पेरिस की कहानियां सुना रहा था, बॉल और दावतों की, शानदार महिलाओं और उनके शानदार गाउन की, अमीर और ताकतवर लोगों के सुख और मौज मस्ती की। माननीय मॉरिसन कपटी शेखी बघारने की कला में माहिर थे। उनका अहंकार कभी भी खुला या थकाऊ नहीं था, वे इसमें कभी भी असभ्य नहीं थे, क्योंकि असभ्यता एक सामान्य व्यक्तिवाद था जिससे माननीय मॉरिसन ने सावधानीपूर्वक परहेज किया। फिर भी माननीय मॉरिसन के श्रोता द्वारा प्राप्त की गई धारणा ऐसी थी जो बेन्स के घराने या उसके प्रतिनिधि के गौरव को कम करने के लिए बिल्कुल भी गणना नहीं की गई थी। मरियम मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी कहानियां इस छोटी सी जंगल की नौकरानी के लिए परियों की कहानियों जैसी थीं। माननीय मॉरिसन उसके मन की आंखों में बड़े, अद्भुत और भव्य दिखाई दिए। उसने उसे मोहित कर लिया, और जब वह थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसके करीब आया और उसका हाथ थामा तो वह रोमांचित हो गई, जैसे कोई देवता के स्पर्श से रोमांचित हो सकता है, भय के साथ साथ उल्लास का रोमांच। उसने अपने होंठ उसके कान के पास झुका दिए। मरियम, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी छोटी मरियम, क्या मैं तुम्हें मेरी छोटी मरियम कहने का अधिकार पा सकता हूँ? लड़की ने आंखें चौड़ी करके उसके चेहरे की ओर देखा, लेकिन वह छाया में था। वह कांप उठी, लेकिन पीछे नहीं हटी। आदमी ने उसके चारों ओर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह फुसफुसाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि प्यार पाना बहुत अच्छा है, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। लोगों का उसके प्रति दयालु होना अच्छा लगता है। उसने दया या स्नेह के बारे में बहुत कम जाना था। मुझसे कहो, उसने कहा, कि तुम मेरा प्यार लौटा दो। उसके होंठ धीरे धीरे उसके होंठों के करीब आ गए। वे लगभग छू ही चुके थे कि कोराक का एक दृश्य उसकी आंखों के सामने चमत्कार की तरह उभर आया। उसने कोराक का चेहरा अपने करीब देखा, उसने उसके होंठों को अपने होंठों पर गर्म महसूस किया, और फिर पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार का मतलब क्या होता है। वह धीरे से दूर हो गई। मुझे यकीन नहीं है, उसने कहा, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चलो इंतजार करते हैं, अभी बहुत समय है। मैं अभी शादी करने के लिए बहुत छोटी हूँ, और मुझे यकीन नहीं है कि मैं लंदन या पेरिस में खुश रहूंगी। वे मुझे डराते हैं। कितनी आसानी से और स्वाभाविक रूप से उसने उसके प्यार के इजहार को शादी के विचार से जोड़ दिया था। माननीय मॉरिसन को पूरा यकीन था कि उसने शादी का जिक्र नहीं किया था। ऐसा न करने के लिए वह विशेष रूप से सावधान था। और फिर उसे यकीन नहीं था कि वो उससे प्यार करती है। ये भी उसके अहंकार को झकझोरने वाली बात थी। यह अविश्वसनीय लग रहा था कि इस छोटे से बर्बर को माननीय मॉरिसन बेन्स की वांछनीयता के बारे में कोई संदेह हो सकता है। जुनून की पहली लहर ठंडी पड़ गई। माननीय मॉरिसन अधिक तार्किक ढंग से तर्क करने में सक्षम हो गए। शुरुआत पूरी तरह से गलत थी। अब बेहतर होगा कि वे प्रतीक्षा करें और उसके मन को धीरे धीरे उस एकमात्र प्रस्ताव के लिए तैयार करें जो उनकी उच्च स्थिति उन्हें उसे देने की अनुमति देगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लड़की के चेहरे पर नजर डाली।
वो महान उष्णकटिबंधीय चंद्रमा की चांदी जैसी रोशनी में नहाया हुआ था। माननीय मॉरिसन बेन्स ने सोचा कि क्या धीरे धीरे आगे बढ़ना इतना आसान मामला होगा। वह सबसे आकर्षक थी। मेरी मुट्ठी। कोराक का दृश्य अभी भी उसके सामने था। शुभ रात्रि, उसने कहा। यह इतना सुंदर है कि इसे छोड़ना मुश्किल है। उसने अपना हाथ एक व्यापक इशारे में हिलाया, जिसमें तारों से भरा आकाश, महान चंद्रमा, चौड़ा चांदी जैसा मैदान और दूर दूर तक फैली घनी छायाएं शामिल थीं, जो जंगल को चिन्हित करती थीं। ओह, मुझे ये कितना पसंद है। तुम्हें लंदन से ज्यादा प्यार होगा, उसने गंभीरता से कहा। और लंदन भी तुम्हें प्यार करेगा। तुम यूरोप की किसी भी राजधानी में मशहूर सुंदरी बन जाओगी। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, मेरीम। शुभ रात्रि, उसने दोहराया और उसे छोड़कर चली गई। माननीय मॉरिसन ने अपने मुकुट वाले केस से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया, चांद की ओर नीले धुएं की एक पतली रेखा उड़ाई और मुस्कुराए।